हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबका कैसा गया काली पूजा और दिवाली? ज़रूर बताना कमेंट में। मेरा तो बहुत अच्छा गया है। और आज एक वन शॉट एफएफ शेयर करने वाली हूँ। कल से एफएफ शुरू होगा, लॉन्ग एफएफ। इस एफएफ का नाम है माय डायरी। ये एफएफ मैंने ही लिखा है और ये एक शांगवन एफएफ है, मतलब टॉप विंग है, बॉटम वांगजी है। तो शुरू करते हैं एफएफ को। एफएफ के शुरुआत में हमें एक 5 साल के बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने किंडरगार्टन में था। वो अपने किंडरगार्टन में जो मैडम्स बोल रहे थे ना, मतलब किंडरगार्टन में कहानियाँ सुनाया करते हैं, बच्चों को नए नए चीज़ों के बारे में सिखाया करते हैं। वहाँ पर ऐसे होमवर्क या फिर पढ़ाई नहीं किया जाता। रंग्स को, कलर्स को पहचानना सिखाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, मज़े कराते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। वही सब कुछ हो रहा था। वहीं पर वो 5 साल का बच्चा बहुत ही ध्यान से अपने मैडम की बातों को सुन रहा था। वहाँ पर उनके मैडम्स कह रहे थे कि कैसे लिखा जा सकता है। मतलब किंडरगार्टन का जो मैडम है ना, वो उन बच्चों को अल्फ़ाबेट्स सिखा रहे थे, ABCD यही सब सिखा रहे थे। वो बच्चा, वो 5 साल का बच्चा ना, वो सब बहुत ध्यान से देखता है और फिर जाके ना अपने मैडम को अपना कॉपी दिखाता है जहाँ पर उसने लिखा था। और वो देखकर मैडम एकदम हैरान हो गई थी। बट थोड़ी देर में उनके चेहरे पर स्माइल आ गया था। उन्होंने कहा, आयुआन, तुम हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। देखो तुमने सब कुछ कैसे अच्छे से कर लिया। ओ माय गॉड। मैडम के मुंह से अपना तारीफ सुनकर ना आयुआन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। और फिर आयुआन आके अपने जगह पर बैठ गया था। आयुआन का एक फ्रेंड था जिंगी, जो कि आयुआन के पास आता है और आयुआन के लिखे हुए कॉपी को देखता है जहाँ पर आयुआन ने अल्फ़ाबेट्स लिखे थे। वो कॉपी देखते हुए ना जिंगी कहता है, ओ माय गॉड आयुआन, तुम तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। तुम्हें पता है, तुम एकदम मेरी शिजी की तरह लिख रही हो। तुम्हें पता है, मेरी शिजी बहुत ज़्यादा लिखती है। वो अभी 3rd स्टैंडर्ड में है ना, इसलिए। और एक सीक्रेट भी है, तुम्हें पता है आयुआन? आयुआन ने क्यूरियोसिटी से जिंगी की तरफ देखा। तभी जिंगी ने कहा, मेरी शिजी ना डायरी लिखती है। वो सीक्रेट बातें लिखती है डायरी में जो किसी को भी नहीं पता होता। मुझे भी नहीं बताते वो। यह सुनकर आयुआन ने हैरानी से अपना मुंह खोला और अपना जो सर है ना वो हिलाने लगा, जैसे कि ये चीज़ उसके लिए बहुत नया है। हाँ, ये चीज़ एक 5 साल के बच्चे के लिए बहुत नया है, सीक्रेट रखना। फिर किंडरगार्टन का जो टाइम है ना वो ख़त्म हो गया था और सारे बच्चों को लेने के लिए उनके पेरेंट्स आ रहे थे। आयुआन, जो कि अपने बैग पैक करके खड़ा था, उसके साथ मैडम भी थी जो उसको लेकर खड़ी थी, और बाकी बच्चों के जो पेरेंट्स हैं ना वो आके अपने अपने बच्चों को ले रहा था। तभी एक बड़ा सा लग्जरी कार आके किंडरगार्टन के सामने रुका और उसमें से एक खूबसूरत सा इंसान बाहर आया, जिसे देखकर सारे लोग एक पल के लिए थम से गए थे। हालांकि किंडरगार्टन में जितने भी पेरेंट्स आते हैं ना अपने बच्चे को छोड़ने के लिए, वो लोग अक्सर इस इंसान को देखते हैं, बट हर बारी उन्हें ये इंसान और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये एक ओमेगा है, लान वांगजी, जो कि इस शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन वी वुशान का ओमेगा है। हाँ, सब बस देख ही सकते हैं इस खूबसूरत इंसान को, बस कोई पा नहीं सकता, कोई कभी भी पा नहीं सकता। लान वांगजी के साथ हमेशा बॉडीगार्ड्स रहते हैं और आज भी थे। वांगजी, जो कि कार से उतर के सीधा अपने बच्चे के पास गया। जाने के बाद वांगजी ने आयुआन को गले से लगा लिया और प्यार से पूछा, आज आयुआन का दिन कैसा गया? आयुआन ने हंसते हुए कहा, मदर, बहुत अच्छा था। आपको पता है, आज मैंने अल्फ़ाबेट्स को सीखा और एक सीक्रेट भी। यह सुनने के बाद वांगजी ने बस हूँ कहा। फिर वांगजी आयुआन को अपने बाहों में उठाता है और आयुआन को लेकर कार में आ जाता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं घर के लिए। वो कार लगभग 10 मिनट चलने के बाद एक बड़े आलीशान विला के अंदर चला गया। अब हमें विला का दिखाया जाता है जहाँ पर आयुआन दौड़ के अपने कमरे में चला गया था, क्योंकि उसके दिमाग में वो बात था, एक सीक्रेट। उसे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रहा था। आयुआन एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है। वो हर एक चीज़ को अपने दिमाग में पकड़ लेता है। उसके अंदर अपने फादर और अपने मदर दोनों का ही जो
ब्रेन है ना वो गया था। मतलब आयुआन ने अपने फादर के जितने भी अच्छे क्वालिटीज़ थे उनको अडॉप्ट किया था, साथ में अपनी मदर के भी अच्छी क्वालिटीज़ को अडॉप्ट किया था, इसलिए आयुआन शांत था और समझदार था। उसकी उम्र के बच्चे उतने समझदार नहीं थे जितना आयुआन था। वो बड़ों की बातों को भी अक्सर समझ लिया करता था, जो कि एक 5 साल के बच्चे के लिए नामुमकिन है, बट वो आयुआन के लिए बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। तो आयुआन के दिमाग में अभी वो सीक्रेट डायरी वाला जो थॉट है ना वो आ रहा था। आयुआन अपने कमरे में गया, दरवाज़ा लॉक किया और वो हर जगह कॉपी ढूंढने लगा। कुछ देर में आयुआन को एक नया कॉपी मिल भी गया था और उसको लेकर आयुआन मतलब अपने चमकते आंखों से ना उसको देख रहा था। ये उसका सीक्रेट है, वो यहाँ पर लिखेगा, अपने अल्फ़ाबेट्स लिखेगा वो यहाँ पर। ये सोचकर आयुआन के आंखों में चमक था और लिप्स पर हंसी था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें सीधा शाम का दिखाया जाता है, जहाँ पर आयुआन को वांगजी खिला रहा था। डिनर ख़त्म होने के बाद आयुआन का डिनर करना ख़त्म होने के बाद आयुआन ने कहा, मम्मा डैड कहाँ पर है, वो अभी तक क्यों नहीं आए? वो अभी मेरे साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करते, वो हमेशा काम करते रहते हैं। वांगजी ने आयुआन के सर को थपथपाया और बोला, डैड बिजी है। ये बोलकर वांगजी आयुआन को लेकर उसके कमरे में आया और फिर वांगजी ने आयुआन को ब्रश कराया और आयुआन को फ्रेश करके सुला दिया आयुआन के बेड पर। फिर आयुआन का स्टोरी टाइम था, वांगजी ने स्टोरी सुनाया आयुआन को। आयुआन के सोने के बाद वांगजी उठकर आ गया था। फिर वांगजी विंग का आने का इंतज़ार करता रहता है। ये घर एक मैंशन है, बहुत बड़ा विला, जहाँ पर कुछ नौकर और विंग आयुआन और वांगजी रहते हैं। शादी के बाद विंग वांगजी को लेकर यहाँ पर आ गया था। खैर अभी रात के 11 बज रहे थे। वांगजी डाइनिंग टेबल पर बैठकर विंग का इंतज़ार कर रहा था। विंग घर आया। घर आने के बाद वो बस अपने कोट को, अपने टाई को खोलते खोलते वो अंदर जा रहा था। तभी विंग का नज़र वांगजी पर पड़ा। विंग और वांगजी एक दूसरे को देखते हैं और वांगजी उठकर खड़ा हो गया था। विंग जो रुका नहीं था वो सीधा चलने लगा। जब विंग सीढ़ियों के पास आए ना, तब जाके वांगजी ने कहा, इतना लेट क्यों हुआ आयुआन? वो बहुत उदास रहने लगा है आजकल, आप उसे बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रहे हो। वो हर रोज़ डिनर के वक्त आपको ढूंढता है। यह सुनकर विंग रुक गया था। विंग ने एक गहरा सा साह किया और बोला, मैं काम में बिज़ी हूँ, कुछ दिनों तक लेट हो जाएगा मुझे आने में। मैंने तुम्हें बताया है ना, आयुआन को भी बता देना, जब मैं फ्री हो जाऊँगा तब मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर लूँगा। यह बोलकर विंग फिर से चलने लगा। तो इस बार वांगजी ने कहा, आप ये सब मेरी वजह से कर रहे हो ना? बट आयुआन तो बच्चा है, वो नहीं समझता ये सब कुछ। ये सुनकर विंग जो कि जा रहा था अपने रूम की तरफ, वो लौट के आ गया था वांगजी के पास। उसने वांगजी के आंखों में देखते हुए कहा, सच में तुम्हें रियलाइज़ हो रहा है कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ? अरे नहीं, तुम्हें तो कभी भी कुछ रियलाइज़ होता ही नहीं है, तुम्हें कभी भी किसी का भी फीलिंग्स दिखता ही नहीं। मुझे ना बहुत दिनों से तुम्हें ये बताना था, आज मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मैं क्यों घर नहीं वापस आता, मैं क्यों लेट आता हूँ, क्योंकि मुझे इस घर में आने से नफ़रत होता है। मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ तुम्हारे साथ रहते रहते। ये बात ना विंग ने चिल्ला कर कहा था। वांगजी ने कहा, आयुआन सो रहा है, वो उठ जाएगा। विंग जो कि अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो बहुत गुस्से में था। विंग ने एक फ्लावर वास को तोड़ दिया और बोला, अगर वो उठ भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी एक पेशेंस लेवल है, मैं भी हर चीज़ को एक सहने का लिमिट है मेरे अंदर, और वो सब कुछ क्रॉस हो चुका है बहुत पहले, बट फिर भी मैं अभी तक चुप था ना। फिर विंग एक गहरा सा ब्रीथ लेता है और कहता है, वांगजी मैं परेशान हो गया हूँ बहुत ज़्यादा, अब मुझसे ये सब कुछ हैंडल नहीं हो रहा है, चलो अलग होते हैं, डाइवोर्स लेते हैं, ये हम दोनों के लिए बेटर है, वरना मैं पागल हो जाऊँगा। अगर मैं इस रिलेशन में रहा तो मैं और हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। ये बोलकर विंग फिर से जाने लगा। वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ लिया और बोला, क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है? विंग ने वांगजी का हाथ अपने हाथ से हटाते हुए बोला,
चुप करो, नाटक मत करो कि तुमने कुछ भी नहीं किया है, मैं ही हूँ जो सब कुछ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। सोचा है मुझे कैसा फील होता है? 6 साल, 1-2 दिन नहीं, 6 साल हो गया है हम दोनों का शादी हुआ है। मैं मानता हूँ ये शादी अरेंज है, बट फिर भी हुआ तो था। और मैंने पूरा कोशिश किया इस शादी को निभाने का। मैंने पूरा कोशिश किया तुम्हें समझने का, हर तरीके से कोशिश किया तुम्हें खुश रखने का। लेकिन बताओ वांग जी, एक दिन बताओ जब तुम मेरे साथ खुश रहे हो। तुम्हारे बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, तुम कब क्या फील करते हो, कुछ भी नहीं पता। अभी तो ऐसा फील होता है कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ रह रहा हूँ जिसके अंदर कोई इमोशन है ही नहीं। ना गुस्सा आता है तुम्हें, ना ही खुश होते हो, ना ही कुछ और। हमेशा बस लगता है कि उदास हो। किस लिए हो ये भी नहीं बताते। ना ही खुद के लिए स्टैंड लेते हो। कोई भी आके कुछ भी कह जाता है तुम्हें और तुम चुपचाप रह जाते हो। तुम्हें तो मेरे रेपुटेशन का भी कोई ख्याल नहीं है, कुछ भी नहीं है। खैर, अभी इन सारे बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, ख़त्म करते हैं, अलग हो जाते हैं, ये सबसे अच्छा होगा। ये बोलकर विंग अपने कमरे में चला गया। वांग जी जो कि वहीं पर नीचे बैठ गया था, वो रो नहीं रहा था। वांग जी की आंखों में आंसू नहीं आ रहे थे, वो बस चुपचाप बैठ गया था। लेकिन कोई था जो रो रहा था, जिसके आंसू रुक नहीं रहे थे, जिसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो आयुआन था, जो फ्लावर वास टूटने के बाद नींद से जग गया था और देखने के लिए आ रहा था कि क्या हुआ है। बट ये सब कुछ सुनने के बाद उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसके दिल में बस ये ख्याल आ रहा था, क्या उसके मम्मा पापा अलग होने वाले हैं। किंडरगार्टन में एक बॉय था जिसके मम्मा पापा अलग हो गए थे और सभी ना उसे चिढ़ाते थे। आयुआन को अभी वही सब कुछ याद आ रहा था और उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। आयुआन वहाँ से दौड़ के अपने कमरे में चला गया और जाके ना दरवाज़ा बंद कर देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें संडे का दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग आयुआन के पास गया था। लगभग 2 हफ्ते से विंग नॉन स्टॉप काम कर रहा था, तो आज उसने पूरा दिन अपना सारा काम को साइड कर दिया था आयुआन के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली विंग फादर है ना, उसे पता है वो जितना भी लंजा से गुस्सा क्यों ना हो, जितना भी वांग जी से गुस्सा क्यों ना हो, वो अपने बच्चे से कभी गुस्सा नहीं हो सकता। हाँ, उसके कुछ रीजंस है वांग जी से गुस्सा होने का, बट आयुआन तो उसका जान है। इसलिए सुबह सुबह विंग आयुआन को उठाने के लिए आ गया था। आयुआन जो कि नींद से उठता है, उठने के बाद ना वो विंग को जैसे ही देखता है ना तो आयुआन डर जाता है। विंग को देखने पर ही ना आयुआन डर गया था और उसके आंखों में आंसू आ गए थे और वो रोना स्टार्ट कर देता है। विंग को समझ नहीं आया कि ये क्या है। विंग आयुआन को अपने बाहों में लेने की कोशिश करता है, बट आयुआन बिल्कुल भी विंग के पास जाने के लिए तैयार नहीं था। उसे बहुत डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि विंग उसे और वांग जी को छोड़ देगा, मतलब उसे और वांग जी को छोड़कर विंग चला जाएगा। उसका डैड उसकी मम्मी को और उसको छोड़कर चला जाएगा। आयुआन के दिमाग में ये चीज़ें बहुत टाइम से, मतलब लगभग 3-4 दिन पहले उसने वो सब कुछ सुना था और उसी टाइम से उसके दिमाग में ये चीज़ चल रहा था। तो विंग को देखकर वो डर गया था और उसके आंखों से आंसू आ गए थे। उसे सब कुछ याद आने लग गया था और वो फूट फूट कर ना रोने लग गया था। उसके रोने की आवाज़ सुनकर वांग जी दौड़ के आया और वांग जी ने आयुआन को हक कर लिया और वांग जी आयुआन को शांत करने लगा। वांग जी के पास जाके आयुआन शांत हुआ था, लेकिन विंग को बुरा लगा। ऑब्वियसली उसको बुरा लगा। वो उसको लग रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि आयुआन उससे डर रहा है। वांग जी जो कि आयुआन को लेकर बाहर चला गया था। आयुआन अभी भी सिसक रहा था, तो वांग जी आयुआन को लेकर बाहर गया था। विंग जो कि आयुआन के बेड पर बैठता है और सोचने लगता है कि क्या क्या उसने आयुआन को डरा दिया है या फिर कुछ और हुआ है। आयुआन ने शायद कुछ बुरा सपना देख लिया होगा। विंग यही सोच रहा था। सोचते सोचते ना विंग का नज़र गया आयुआन के तकिए के नीचे, जहाँ पर एक नोटबुक रखा हुआ था। वो नोटबुक देखते ही विंग ने नोटबुक को बाहर निकाला और बोला, ये नोटबुक क्या ये किंडरगार्टन का है? बोलकर विंग ने उसको खोला। उसको खोलते ही फर्स्ट पेज में बड़े बड़े अल्फ़ाबेट्स से लिखा हुआ था, माई डायरी। विंग ने हैरानी से कहा, डायरी आयुआन का? ये बोलते ही विंग ने उस डायरी को पलटना शुरू किया, बट उस डायरी में जो कुछ भी लिखा हुआ था ये विंग के लिए एक ट्रॉमा था। उसे इतना बड़ा झटका लगा था
और उसके आंखों से आंसू आ गए थे ये सब कुछ पढ़ के, और वो फील कर पा रहा था कि आयुन ने जब ये सब कुछ लिखा होगा तो आयुन रो रहा था। उस डायरी में एक बच्चे का जो दिल का बात है ना वो लिखा हुआ था, टेढ़े मेढ़े अक्षर से, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक से लिखा हुआ था, बट विंग पढ़ पा रहा था। उसके फर्स्ट पेज पर ही लिखा हुआ था, डैड मुझे और मम्मा को छोड़कर चले जाएंगे। और उसके नीचे ना आंसू गिरे थे, ड्रॉप्स उसका निशान था। और फिर लिखा हुआ था, डैड बैड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ही बैड हो गए हैं, वो मम्मा को हर्ट कर रहे थे। ये बोलकर भी वहाँ पर ना मतलब पूरा आंसुओं से भीगने के बाद जो पेपर का हालत हो जाता है ना, वैसा हो गया था। तो विंग को पता चल रहा था कि कितना ज़्यादा रोया है आयुन। उसके बाकी जो पेजेस है ना, मतलब 2-3 पेज में और लिखा हुआ था कि विंग और आयुन मिले नहीं हैं। आयुन को ऐसा फील हो रहा था कि शायद डैड आयुन को और मम्मा को छोड़ देंगे, इसीलिए डैड आयुन से मिलने नहीं आते। डैड अभी बहुत बैड हो गए हैं, ये आयुन ने लिखा था। और भी बहुत कुछ लिखा था जो एक बच्चे के दिल में आ रहा था ख्याल, आयुन वही सब कुछ अपने टेढ़े मेढ़े हैंडराइटिंग से लिख रहा था। और ये सब कुछ ना विंग के लिए एक शॉक था। विंग वहाँ पर उस डायरी को लेकर बैठ गया था बस। विंग भी गिल्ट में था, वो भी उस रात को हुए इंसिडेंट को लेकर गिल्ट में था। उसको पता है कि वो ज़्यादा बोल गया है, वो वांगजी को डाइवोर्स नहीं देने वाला है, लेकिन उस वक्त उसका दिमाग गर्म था और विंग ने वो सब कुछ बोल दिया। उसे पता है वांगजी को भी हर्ट हुआ है, बट वांगजी कभी दिखाता नहीं है। वांगजी एक ऐसा इंसान है जो अपने इमोशंस को दिखाता ही नहीं है। वो खुश है या दुख है, वो उसका गुस्सा आ रहा है, कुछ भी नहीं दिखाता। साथ में वो ना एक साइलेंट पर्सन है। इन 6 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है जिस दिन वांगजी और विंग बैठे हैं और शांति से बात करें, ऐसा एक भी दिन नहीं आया है। उनमें कभी बात होता ही नहीं है। विंग अगर करने की कोशिश भी करता है ना तो भी नहीं हो पाता है, क्योंकि वांगजी कुछ बोलता ही नहीं है। सभी अपने लाइफ पार्टनर से यही तो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका लाइफ पार्टनर उनके साथ अपने सारे फीलिंग्स को शेयर करे। विंग ये नहीं कह रहा कि अपने पास्ट के बारे में बताओ या फिर कुछ और, वो बस ये चाहता है कि वांगजी उसके फीलिंग्स को, वो कैसा फील कर रहा है, कब उसको कैसा फील हो रहा है, गुस्सा आ रहा है या फिर रोना आ रहा है या फिर वो खुश है, वो क्या चाहता है वो बताए। बट वांगजी ऐसा कुछ नहीं करता। विंग जियांग्स का अडॉप्टेड सन है। हालांकि विंग अभी इंडिपेंडेंट है, उसने अपना बिजनेस खड़ा किया है और वो उसका बिजनेस अभी जियांग्स से भी बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा। जियांग्स अभी विंग के आसपास भी नहीं पहुंच सकते, बट फिर भी अडॉप्टेड फैमिली है, इसलिए विंग अपनी फैमिली को बहुत सारे फेवर्स करता रहता है। जियांग फैमिया जो कि अभी बिजनेस संभालते नहीं है, उनका बेटा जियांग चंग जो कि एक अल्फा है, वो बिजनेस को संभालते हैं, फैमिली बिजनेस को। विंग अपने अडॉप्टेड फैमिली से दूर रहता है, बट फिर भी अपने अडॉप्टेड फैमिली को पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। विंग अपने अडॉप्टेड फैमिली में एक टॉक्सिक माहौल में बड़ा हुआ है, जहाँ पर सभी विंग से प्यार तो करते थे सिवाय एक इंसान के, वो मैडम यू थी। लेकिन वो एक इंसान कोई मामूली इंसान तो था नहीं जो विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो फैमिली के हेड थी। उनकी बातों से ही जियांग फैमिया हर एक काम को करते थे। हालांकि विंग का अडॉप्ट करने का डिसीजन जियांग फैमिया का था, जिसके लिए आज भी जियांग फैमिया को ताने सुनने पड़ते हैं। बस इसीलिए विंग ने डिसाइड किया था कि वो शादी के बाद वांगजी के साथ अलग हो जाएगा, और शादी के तुरंत बाद ही वो वांगजी को लेकर अलग आ गया था। वांगजी को विंग ने हर एक खुशियाँ दिया, हर एक चीज़ जो ज़रूरत होता है, एक लग्जरियस लाइफ, सब कुछ दिया। बट विंग को जो चाहिए था ना, एक अपनापन, एक प्यार, एक केयर, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, दिल खोलकर बात करने वाला, वही विंग को नहीं मिला। ऊपर से विंग को जिस चीज़ से नफरत है एकदम, वही चीज़ वांगजी करता रहता है। मैडम यू की हर एक बात को चुपचाप सहता रहता है। मैडम यू जो कि अब विंग से कुछ भी करके ऊपर नहीं उठ पाती है, इसलिए उनको जब मौका मिलता है वो वांगजी को नीचा दिखाती है। वो वांगजी को बुरा भला बोलती है, मतलब वांगजी के अंदर कमियां निकालने लगते हैं, और ये बात विंग को नहीं पसंद है। बट वांगजी कभी भी प्रोटेस्ट नहीं करता।
एक हेल्दी रिलेशनशिप में बात करना ज़रूरी है, जो विंग और वांगजी में नहीं था। विंग जो कि अभी बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया था कि अब वो क्या करे। वांगजी जो कि आयुआन को गार्डन में बिठा कर आया था, गार्डन में रैबिट्स थे तो वहाँ पर आयुआन को बिठा कर आया था और वांगजी सीधा आयुआन के कमरे में आया। वांगजी ने देखा कि विंग वहीं पर बैठा हुआ है, तो वांगजी पूछता है कि क्या हुआ। ये पूछते ही ना विंग ने वांगजी की तरफ देखा और वो डायरी वांगजी की तरफ दिया। वांगजी ने उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद वांगजी एकदम साइलेंट हो गया था, वो भी कुछ नहीं कह रहा था। फिर विंग ने अपना हाथ बढ़ाया और वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा। विंग ने कहा, आई एम सॉरी, मैं परेशान था उस दिन, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा इशू हो जाएगा, गलती मेरा है। और आयुआन बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, तुम भी हर्ट हुए होंगे ना। आई एम रियली सॉरी। विंग ये बोल रहा था और विंग की आंखों से आंसू आ रहे थे। विंग को ये रियलाइज़ हो रहा था कि वांगजी जैसा भी है वो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और आयुआन के साथ वो खुश है। शायद उसमें ही कुछ कमी है जिसके चलते वांगजी विंग के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। ये चीज़ विंग को रियलाइज़ हो रहा था और विंग की आंखों से ना आंसू आ रहे थे। वांगजी ने जैसे विंग को रोते हुए देखा ना, वांगजी थोड़ा सा सहम सा गया था और वांगजी विंग के पास आया, विंग के आंसुओं को पोंछा। फर्स्ट टाइम वांगजी विंग को रोते हुए देख रहा था। विंग इस पूरे कंपनी को अकेला खड़ा करता है, उसने बहुत कुछ झेला है। वांगजी ने भी देखा है कि वो कितना मेहनत करता है और साथ में मैडम यू का ताना और बाकी सबका भी ताना, बहुत सारे ताने देने वाले लोगों का कमी नहीं है विंग के लाइफ में, जो विंग के हर एक चीज़ पर सवाल उठाते हैं। विंग के मदर और फादर के बारे में भी सवाल उठाते हैं, विंग के जन्म के बारे में भी सवाल उठाते हैं कि विंग तो बहुत अनलकी है। विंग के आने के बाद ही उसके मदर और फादर का जो बिजनेस है वो डूब गया था और फिर वो दोनों मारे गए। इसकी वजह से भी विंग को ताने सुनने पड़ते हैं। तो वांगजी ने ये सब कुछ देखा है और अभी विंग की आंखों में आंसू देखकर ना वांगजी का दिल भी टूट रहा था। विंग को ऐसे देखकर वांगजी को समझ आ रहा था कि विंग कितना टूट गया है। मतलब फर्स्ट टाइम इतना सब कुछ झेलते हुए देखा है ना, लेकिन विंग ने कभी रोया नहीं है, विंग की आंखों में कभी आंसू नहीं देखा वांगजी ने। बट आज आयुआन का ऐसे डरना विंग की आंखों में आंसू लेकर आ गया है। वांगजी ने विंग को हग कर लिया एकदम टाइटली। विंग ने भी वांगजी को हग कर लिया और ना विंग रोने लगा और वो बार बार सॉरी बोल रहा था। वांगजी जिसका भी ना मतलब उसको भी पेन हो रहा था, उसको पता है कि गलती उसका भी है, वो विंग के साथ कुछ बोल नहीं पाता है। उसे पता है कि विंग उसका हस्बैंड है, उसे अपने फीलिंग्स को विंग के साथ शेयर करना है, बट फिर भी वो कुछ भी बोल नहीं पाता। विंग ने आज तक उसे हर एक वो चीज़ दिया जो उसके लिए ज़रूरी है। विंग ने एक इतना अच्छा लाइफ वांगजी को दिया जिसके बारे में वांगजी कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता। वांगजी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, इस वजह से कई लोगों ने वांगजी को नीचा दिखाया है, वांगजी को इंसल्ट किया है, वांगजी को ये एहसास दिलाया है कि तुम तो विंग के काबिल नहीं हो। और हमेशा ना ये भी नहीं होता है, हमेशा लोग वांगजी और विंग को एक साथ ही इंसल्ट किया करते थे कि देखो एक तो ऐसा है जिसने अपने मदर और फादर को ही मार डाला जन्म लेते ही, और दूसरा एक गरीब झोपड़पट्टी से उठकर आ गया है, ये लोग हमारे साथ बैठ रहे हैं। वांगजी ने भी अपने मदर और फादर को खोया है। वांगजी अपने अंकल और ब्रदर के साथ रहा करता था। वांगजी का ब्रदर एक अल्फ़ा है और वो मैरिड है फ़िलहाल, और वांगजी का ब्रदर विंग के कंपनी में एक ऊंचे पोस्ट में काम करता है। विंग ने वांगजी के ब्रदर को काम भी दिया था, जहाँ पर वांगजी का ब्रदर हर जगह ढूंढता रहता था काम के लिए, दर दर भटकता रहता था। विंग उनको बहुत मनाकर अपने कंपनी में लेकर आया था और एक ऊंचे पोस्ट में काम दिया था, जबकि उस पोस्ट के लिए हज़ारों लोग लाइन में लगे हुए थे, बट विंग ने वांगजी के ब्रदर को वो पोस्ट दिया था। विंग एक बहुत अच्छा हस्बैंड है, बट शायद वांगजी में ही खामी रह गया जिसके चलते वांगजी कभी विंग के साथ खुल नहीं पाया। ये सब कुछ वांगजी सोच रहा था और वांगजी के आंखों में भी ना आंसू आ रहे थे। वांगजी अपने आंखों में आंसू देखकर हैरान हो गया था। अपने मदर और फादर को खोने के बाद शायद फर्स्ट टाइम वांगजी रो रहा था, उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। विंग ने जैसे ही महसूस किया ना कि वांगजी भी रो रहा है, तब विंग घबरा गया था। विंग ने वांगजी को टाइटली हग कर लिया और विंग पूछता है कि क्या हुआ है,
क्यों रो रहे हो? विंग बार बार पूछ रहा था, बट वांग जी ना जैसे वो अपने सारे पेन को, सारे फ्रस्ट्रेशन को रोते हुए निकाल रहा था, जो बचपन से लेकर आज तक उसके अंदर जमा हो रहा था। अपने मदर और फादर के डेथ के बाद से वो कभी रोया नहीं था, तो वो सारा कुछ जैसे अभी निकल रहा था। और कुछ देर एकदम खुलकर रोने के बाद ना विंग ने वांग जी के दोनों गालों को पकड़ा और आंसू को पोंछते हुए एक पैनिक के साथ पूछा कि क्या हुआ। वांग जी ने विंग को पकड़ा और वांग जी ने ना विंग को एकदम खींच के अपने पास लेकर आया और फिर वांग जी ने विंग को किस किया। ये फर्स्ट टाइम है जब वांग जी ने विंग को किस किया था। उनके 6 साल के मैरिड लाइफ में ये फर्स्ट टाइम था जब वांग जी ने विंग को किस किया था। किस करने के बाद ना वांग जी ने कहा, एक बार फिर सब कुछ शुरू करते हैं। वांग जी के आंखों में अभी भी आंसू आ रहे थे और उसका गला टूट गया था, मतलब उसका जो वॉइस है ना वो टूट रहा था। विंग ने कुछ देर वांग जी को शॉकिंगली देखा और फिर ना स्माइल के साथ वांग जी को अपने पास खींच लिया और किस करते हुए बोला, एक बार फिर शुरू करते हैं और इस बार सब कुछ परफेक्ट होगा। बोलकर विंग ने वांग जी को पैशनेटली किस किया। इसके बाद सीन शिफ्ट होके हमें 2 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग आईवान को उठाने के लिए आया था। आईवान अभी 7 इयर्स का हो गया था और आईवान अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में था। वो बहुत एक्साइटेड था, उसका फर्स्ट स्टैंडर्ड का आज पहला दिन है, तो विंग उसको उठाने आया था। उठने के साथ ही उसने जैसे विंग को देखा ना, वो एकदम उछल के विंग को गले लगा लेता है और बोलता है, डैड आज मुझे स्कूल जाना है। यह सुनकर विंग ने हंसा और बोला, हाँ चलो मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊँगा। ये बोलकर विंग आईवान को लेकर जाता है, फ्रेश कराता है, आईवान को ड्रेसअप कराता है और एक बारी में आईवान को लेकर नीचे आता है। विंग जो कि खुद ऑफिस के लिए रेडी होकर ही आईवान के पास गया था, तो वो दोनों बाप बेटे नीचे आते हैं और लंजा वो ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा था। उसने जैसे ही विंग और आईवान को देखा ना, उसके चेहरे पर एक छोटा सा स्माइल आ गया था। विंग आईवान को लेकर उसके चेयर पर बिठा देता है और वो सीधा वांग जी के पास आया, वांग जी के लिप्स पर एक किस किया, जो देखकर आईवान जल्दी से अपने आंखों को बंद कर लेता है और बोलता है, शेमलेस डैडी। ये सुनकर ना विंग हंस पड़ता है और वांग जी का चेहरा एकदम टमाटर की तरह रेड हो गया था। वांग जी जल्दी से विंग और आईवान को ब्रेकफास्ट सर्व कर देता है और वांग जी बैठ जाता है टेबल पर। बैठने के बाद ना मेड वांग जी को एक छोटा सा क्यूट सा बेबी वांग जी के गोद में देते हैं। वो बेबी अभी बस 6 मंथ की थी, आईवान की लिटिल सिस्टर। वांग जी बेबी को मिल्क फीड करा रहा था। विंग ने जैसे वांग जी को ये करते हुए देखा ना, विंग ने जल्दी से अपने मुंह में सैंडविच को ठूसा और विंग ने कहा, लंजा मुझे दो, मैं फीड कराता हूँ और तुम ब्रेकफास्ट करो। जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो लंजा, बोलकर विंग ने ले लिया था बेबी को और वो फीड कराने लग गया था उसको। और वांग जी जो कि ब्रेकफास्ट कर रहा था, उनका ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद वांग जी ने आली को लिया। ये आली है, वांग जी और विंग का बेटी। विंग आली को वांग जी के पास देता है और जल्दी से आईवान को साफ करता है, मतलब आईवान के फेस को। आईवान ब्रेकफास्ट कर रहा था ना, तो उसके फेस को साफ कर देता है। फिर विंग आईवान को कहता है, चलो आईवान लेट हो रहा है, हमें जाना भी है ना। आईवान ने जल्दी से आली के फेस पर एक किस किया और अपनी मम्मा के फेस पर भी एक किस किया। विंग ने भी यही किया। विंग ने आली के चिक्स पर एक किस कर लिया और अपनी स्वीट हार्ट के लिप्स पर एक किस किया और बोला, आई लव यू स्वीट हार्ट। वांग जी ने ये सुना और कहा, मी टू। बोलकर विंग वांग जी को बाय बाय करके वहाँ से आईवान को लेकर निकल गया था। विंग और आईवान कार में बैठे हुए थे, ड्राइवर कार को ड्राइव कर रहा था और विंग का असिस्टेंट ड्राइवर के पास बैठा हुआ था। विंग जो कि अपने असिस्टेंट के साथ बात करते हुए कुछ फाइल्स को चेक कर रहा था, वहीं पर आईवान अपने डायरी में लिख रहा था कि आज का दिन, आज का सुबह उसका कैसा गया, और अपने फादर की तरफ देख रहा था एक ब्राइट स्माइल के साथ। आईवान का डायरी अभी हैप्पीनेस से भरा हुआ है। उसने डायरी लिखना शुरू तो किया था एक सैडनेस के साथ, बट अब वो हैप्पी है। इसी के साथ ये वन शॉट एफएफ यहीं पर ख़त्म होता है। कभी कभी इमोशंस को बाहर निकालना ज़रूरी होता है, अगर वो इमोशंस रह जाए अंदर तो इंसान चुप हो जाता है।
वांग जी के साथ भी यही हुआ था। और अगर वांग जी उस दिन नहीं रोता, अगर वांग जी और विंग को आयुआन का डायरी ना मिला होता, तो शायद आज ये हैप्पी लाइफ जिसमें वांग जी और विंग अपने दोनों बच्चों के साथ हैप्पी है, ये लाइफ उन दोनों को ही नहीं मिलता, साथ में आयुआन भी सफ़र करता। तो बेसिकली कभी कभी अपने इमोशंस को रोककर बाहर निकालना अच्छा होता है, और रिलेशनशिप में हमेशा अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करना अच्छा होता है। इससे एक हेल्दी रिलेशनशिप, एक हेल्दी बॉन्ड आपके पार्टनर के साथ आपका क्रिएट हो जाता है। तो ज़रूर बताना कि ये एफएफ आपको कैसा लगा, ये वन शॉट एफएफ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।